जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों, मेरी उन लोगों से खास गुजारिश है जो लोग चैनल में आते हैं, वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए मेरी उन लोगों से गुजारिश ही नहीं अपितु विनती भी है कि प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाते रहूं और आपको जानकारी देते रहूं और खबरों से रूबरू कराते रहूं। दोस्तों, अब ज्यादा बातचीत न करते हुए सीधे अब आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, अब सरकार इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है क्योंकि इसका टाइम हो चुका है। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो हर 10 साल में सरकार नए पे कमीशन को लेकर आती है। इस प्रकार अब इसका समय हो चुका है और सरकार इस पर अब जोरों शोरों से काम कर रही है। इसकी कमेटी बैठ रही है, इसका बोर्ड बैठ रहा है। हो सकता है अगले महीने सरकार इस पर विचार विमर्श कर सकती है। बोर्ड तो कर ही रही है विचार विमर्श, बोर्ड इसका बैठ रहा है, लेकिन अगले बजट सत्र में अब सरकार इस पर जरूर इसकी घोषणा कर सकती है क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर आवाजें उठनी शुरू हो चुकी कि 8th पे कमीशन को लेकर। जैसा कि सभी लोगों को, आप लोगों को विदित है कि जो पुराना पे कमीशन पारित हुआ था वह फरवरी 2014 को पारित हुआ था और इसे लागू होने के लिए कम से कम 18 महीने का समय लग चुका था और इस प्रकार अंततः 1 जनवरी 2016 को पूर्णतः 7वां पे कमीशन लागू हो चुका था। अगर हम पिछला ये बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर पे कमीशन को लागू होने में काफी लंबा समय लगता है। पिछले पे कमीशन को लगभग 18 महीने लग चुके थे लागू होने के लिए। इसी प्रकार इसके बोर्ड बैठेगा, कमेटी बैठेगी, सरकार के पास जाएगा, सरकार बजट में लेके आएगी, पार्लियामेंट के अंतर्गत इस पर बातचीत होगी और जब इसको पूर्णतः पारित किया जाएगा तो इसमें काफी लंबा प्रोसीजर लग जाएगा। इसलिए अब इस पर जोरों शोरों से सरकार की तरफ से काम चलना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिखा है, यहाँ पर लिखा है 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग। दोस्तों, जब भी 8th पे कमीशन लागू होगा इसकी जो सैलरी निर्धारित की जाएगी वह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, आज हम देखेंगे 8th पे कमीशन का कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन हम करेंगे एक अनुमानित कैलकुलेशन करेंगे, अनुमान लगाएंगे। ये अनुमान लगाया जाएगा पिछला बैकग्राउंड देखिए, 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन का जो बैकग्राउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका फिटमेंट फैक्टर जो है हम इसका एक अनुमानित लगाएंगे और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि 8th पे कमीशन में हमारी मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी और मैक्सिमम सैलरी कितनी बनेगी, मिनिमम पेंशन कितनी बनेगी, मैक्सिमम पेंशन कितनी बनेगी, फिक्स सैलरी, फिक्स पेंशन कितनी बनेगी। हम एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर जो 4th श्रेणी कर्मचारी का है उसका एग्जांपल लेंगे, लेकिन उसी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी, आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि 8th पे कमीशन में आपकी पेंशन कितनी बनेगी और आपकी सैलरी कितनी बनेगी, चाहे वो ग्रुप सी का कर्मचारी हो, ग्रुप बी हो या ग्रुप ए का अधिकारी हो। वे सभी लोग अपने सैलरी को यहाँ पर देख पाएंगे, जो रिटायरीज हैं वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे और अपनी पेंशन को देख पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसको हम पुराने एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जो हम पे कमीशन, पुराने पे कमीशन है उसी के अकॉर्डिंग पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है या आर्मी में कार्यरत है, सेना के अंदर काम कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस के अंतर्गत काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री इत्यादि इत्यादि सभी जगह जो काम कर रहे हैं उसके सारे जो सैलरीज होंगे इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। मैं एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन हूं तो उसी हिसाब से यहाँ पर निर्धारित किएंगे। सिर्फ जो आपकी बेसिक सैलरी निकलेगी वो अलाउंस को छोड़कर निकलती है या आपका मिलिट्री सर्विस पे को छोड़कर निकलती है या अन्य टीए जो अलाउंस है, आचार्य होते हैं, उन सबको छोड़कर हम यहाँ पर एग्जाम्पल निकालेंगे। तो सबके लिए एक ही एग्जाम्पल होगा। दोस्तों, मैंने लिखा है 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग लिखा है। यह लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मैंने पहला लिखा जब पे कमीशन लागू होता है तो बेसिक सैलरी प्लस डीए,
बेसिक सैलरी कहने का मतलब है यहाँ पर बेसिक पे प्लस डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं। और जो रिटायर हो जाते हैं उनको मिलता है डीएनएस रिलीफ, जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनको मिलता है डीएनएस अलाउंस। इस प्रकार डीएनएस जो होता है बेसिक पे और डीए जो होता है यहाँ पर दोस्तों मर्ज हो जाता है। इस प्रकार जो है बेसिक सैलरी यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों 100% हो जाती है। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मूल वेतन यानी कि बेसिक पे के साथ 125% यानी कि 125% की सीमा तक महंगाई भत्ते को मिला दिया गया था। और इस प्रकार ये मिला दिया गया यानी कि जो 8th पे कमीशन होगा वहां पर भी इसी प्रकार होगा, लेकिन जो गणना है वो अलग होगी, यानी कि जो अंक होंगे वो अलग होंगे उस समय। तो 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ता डीए डीआर शून्य, इस प्रकार डीए क्या हो गया, जब नया पे कमीशन बोर्ड बैठता है तो उसमें डीए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब पुराने जमाने में देखा जाता है कि जब डीए पूरा 100% कर दिया 7th पे 6th पे एग्जाम्पल देखो तो नया पे कमीशन ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर हुआ नहीं है। जिस प्रकार से डीए अभी 7th पे 53% चल रहा है, अब उम्मीद है कि 3-4% तो बढ़ेगा ही, लेकिन वैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो 64-65-66% तक जाना है, लेकिन इस पर जल्दी काम करना पड़ेगा और सरकार इस पर जोरों शोरों से काम कर रही है। 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ता डीए डीआर शून्य कर दिया गया। इस प्रकार 1 जनवरी 2016 को न्यू डीए डीआर जो हो गया यहाँ पर 125% हो गया, 100% जो आपका मर्ज हो गया। जब नया पे कमीशन होता है तो उसमें सरकार अपनी तरफ से देती है। तो अब हम देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर बैठा था वो कितना फिटमेंट फैक्टर बैठा था उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर 6ठे पे कमीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि 7th पे कमीशन में हमारी मिनिमम सैलरी कितनी बनी थी, और उसके पास हम देखेंगे अब 8th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर बैठेगा और 8th पे कमीशन में हमारी मिनिमम सैलरी कितनी बनेगी, मिनिमम पेंशन कितनी बनेगी। उसी के अकॉर्डिंग सभी कर्मचारियों की यहाँ पर सैलरी और पेंशन बन पाएगी। दोस्तों अगर पिछले दशकों का इतिहास देखें तो हर 10 साल में नया पे कमीशन बोर्ड बैठता है। तो इसी प्रकार अब टाइम हो चुका है नए पे कमीशन बोर्ड बैठने का। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। जो ये कैलकुलेशन है इस प्रकार से, बेसिक सैलरी क्या थी उस समय 100% थी, यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए जो होता है वो मर्ज होके जो है बेसिक सैलरी क्या हो जाती है 100% हो जाती है। परसेंटेज को अगर तोड़ेंगे तो 100/100 इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 1.00 आ गया। और 1 जनवरी 2016 को डीए डीआर जो हो गया था उस समय 125% था। तो इस प्रकार इसको 125% था, अगर इसको हम परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 125/100, तो इसलिए इसको कितना आ गया 1.25। यहां पर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 225% इसको प्लस करेंगे 225% हो जाएगा, तो इसी को प्लस करेंगे 2.25, यहां पर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और जो ये कैलकुलेशन हो रखा है, जो यहां पर गणना हो रखी, इसका आगे जाके काम आएगा। पे इंक्रीमेंट दैट टाइम, उस समय जो पे इंक्रीमेंट हुआ था जो सरकार देती है पे इंक्रीमेंट, उसमें 14.29% पे इंक्रीमेंट था उस समय। और यानी कि जो अगला वाला अगर ये अंक हमेशा बड़ा होता है तो हम इसको हटा के इसको बड़ा कर लेते हैं मैथमेटिक्स में। तो उसी तरीके से 14.3 क्या हमने क्या मान लिया, अप्रोक्स मान लिया, इसको हमने 14.3 लिख लिया। 14.29% था और 14.3% क्या हो गया, अप्रोक्स यहां पर आ गया। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियोस को पूरा देखना है आपने, तभी जाके आपको अंदाजा आएगा कि किस प्रकार से आपका सैलरी बन रहा है यहां पर। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। 14.3% इंटू 2.25%, ये 2.25 हमने यहां पर ले लिया इसको। 14.3% हम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 14.3% इंटू 2.25, अब इसको परसेंटेज को तोड़ेंगे तो 14.3/100 इंटू 2.25 इतना आ गया। कैलकुलेट करेंगे 14.35 इंटू 2.25/100। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा, 0.32175 आएगा। आप देख लेना कैसे होगा। अगर पॉइंट यहां से करेंगे 25 से डिवाइड होगा और 25 से ये 4 टाइम डिवाइड होगा और 4 ये हो गया, तो फिर उसके बाद 4 से इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके इतना आंसर 0.32175 क्या आएगा, आंसर आएगा।
या हम इसको लिख सकते हैं पीछे के अंक को अगर हम हटा दें यहाँ पर, तो जब छोटा अंक होता है उसको हटा दो तो यहाँ पर आ गया 0.32 आ गया है। जो लोग अर्थमेटिक जानते हैं, परसेंटेज जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, तो 0.32 आप भी इसी प्रकार हटा देना, 0.32 आएगा। ये अगले वाले कैलकुलेशन में देखेंगे हम। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 7th पे कमीशन में किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर बैठा था, उसके फिटमेंट फैक्टर की क्या गणना हुई थी। अब देखेंगे 2.25 यानी कि ये वाला 2.25 हमने लिया प्लस 0.32 जो ये आया, इसका गणना करके 0.32 जो यहाँ पर आया, तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2.57 आएगा। देखो 2 और 5 7 और 3 2 5 और 2 का 2 आ गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। इस प्रकार फिटमेंट फैक्टर इन 7th पे कमीशन, इस प्रकार 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ क्या हुआ, 7th पे कमीशन लागू हुआ और 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ हमारी मिनिमम बेसिक सैलरी बनी और इसी प्रकार हमारी मिनिमम बेसिक पेंशन बनी या बेसिक पे बनी। इस प्रकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7th पे कमीशन दोस्तों लागू हुआ था। अब हम देखेंगे 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 7th पे कमीशन में हमारी कितनी सैलरी बनेगी। हम एक मिनिमम सैलरी का एग्जांपल लेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे कि 7th पे कमीशन में हमारी मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी बैठी थी, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे ही अब जब 8th पे कमीशन की बात आएगी तो उसका हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन हम एक अनुमानित करेंगे, पहले वाला तो फिक्स है लेकिन अब हम अनुमानित करेंगे किस हिसाब से 8th पे कमीशन में हमारी मिनिमम बेसिक सैलरी बनेगी। लेकिन पीछे का हमको समझना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा 6 पे कमीशन में कमीशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, कमीशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, हर जगह कमीशन की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, इसके लिए मुझे माफी करना। कमीशन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, हर जगह लिख दी है, तो इसके लिए मुझे माफ करना। यहाँ तो ठीक लिखी है, यहाँ भी गलत लिख दी, तो कमीशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसके लिए मुझे माफी चाहूंगा। 6 पे कमीशन मिनिमम सैलरी कितनी लिखी है मैंने, 7,000 रुपए लिखी है। 7,000 रुपए 6 पे कमीशन में मिनिमम सैलरी हुआ करती थी। तो न्यू मिनिमम बेसिक सैलरी इन 7th पे कमीशन में, अब हमारी जो नई पे कमीशन 7th पे कमीशन में जो हमारा नया बेसिक पे बैठा था, नई बेसिक पे सैलरी बैठी थी, वो किस प्रकार बैठी थी। देखो 7,000 क्या दिया हमने, 6 कमीशन पे कमीशन का मिनिमम बेसिक सैलरी लिया था, जो कितना था, 7,000 लिया था। इसी प्रकार कैलकुलेशन इनटू 2.57 जो कि फिटमेंट फैक्टर हमारा निकला था, वो कैलकुलेशन करके पीछे आप देखना 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ हमारा निकला था, वो 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकला था। 7th पे कमीशन 7,000 यानी कि 6 पे कमीशन का मिनिमम सैलरी प्लस 7th पे कमीशन का 2.57 फिटमेंट फैक्टर, इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 17,990 रुपए आएंगे, यानी कि 17,990 रुपीज हमारा इसका और इसका मल्टीपल करके आएगा। और हम इसको राउंड फिगर में ले लेंगे, राउंड फिगर में लेके तो कितना आ गया दोस्तों, 18,000 आ गया, यानी कि 18,000 रुपीज आ गया राउंड फिगर में। और यही हमारी 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी हुआ करती है। तो 18,000 क्या हो गया, 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी हुई, 18,000 हुए, यानी कि 18,000 रुपीज हुए हमारे मिनिमम बेसिक सैलरी यहाँ पर 7th पे कमीशन में। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम पहुंच चुके हैं 8th पे कमीशन की बेसिक सैलरी कितनी होगी, हमारी न्यू सैलरी कितनी होगी 8th पे कमीशन की। अब हम पूरा समझ चुके हैं, 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर, ये सब कुछ समझ चुके हैं, डीए समझ चुके हैं, डीआर समझ चुके हैं, इन सब चीजों को अब हम समझ चुके हैं। तो अब हम पहुंच गए कहां पर, 8th पे कमीशन में। जैसा कि मैंने लिखा है, ओए होए बल्ले बल्ले 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग, तो ओए होए बल्ले बल्ले मौज करो मौज, 8th पे कमीशन लागू होने वाला है और तुम्हारी बढ़ने वाली है तनख्वाह। लेकिन महंगाई तो चरम पर पहुंच रही है, क्या उस प्रकार से तनख्वाह बढ़ेगी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। तो आइयो देखते हैं भाइयों, 2024 में डीए मैंने कितना ले रखा है, 53%। जैसा कि आपको विदित है कि जुलाई 2024 में 3% डीए के साथ हमारी कितनी डीए हो गया, 53% हो गया। हम उम्मीद कर रहे थे ज्यादा की, लेकिन हमें मिला 3%।
ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि 2026 में नया पे कमीशन आ जाएगा, 8वां पे कमीशन, लेकिन इसका कमेटी बोर्ड अभी बैठना है, अभी नए बजट सत्र में इसकी मांग उठेगी। तो डीए इंक्रीजिंग इन ए ईयर, डीए साल में कितनी बार, 2 बार कितना होता है, 2 बार बढ़ता है। एक तो जनवरी के महीने में बढ़ता है, एक दूसरा टर्म जुलाई के महीने में बढ़ता है, एक फर्स्ट टर्म एक सेकंड टर्म। तो हमारा सेकंड टर्म में कितना बढ़ा है, 3%, लेकिन हम 3% के साथ नहीं लेंगे, मिनिमम 3% की इंक्रीजिंग यहाँ पर हो रखी है। हम कितना लेंगे, 4% यहाँ पर लेंगे, हम लेंगे इसको 66% तक। 4% की डीए की बढ़ोतरी हो सकता है कि अभी बढ़ोतरी डीए का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जनवरी के महीने में डीए क्या मतलब 5% हो जाए, 7% हो जाए, कितना भी हो सकता है, 8% हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। हम लेंगे, हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, खाली का अनुमान लगा सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर 4% डीए की क्या लेंगे, बढ़ोतरी लेंगे, और डीए क्या लेंगे, हम 50% लेंगे, 3% लेंगे, क्योंकि हम 2026 का हिसाब किताब लगा रहे हैं यहाँ पर। तो 4 और 4 कितने बचे, 2026 तक साल लगा लो कितने बचे, तो 16% कितना हो गया, 4 चुको 16% हो गया डीए। इस प्रकार डीए प्लस ये 4 2 साल का हमने लगाया, तो क्या हो गया 50% प्लस 16%, टोटल कितना हो गया 66%। तो डीए कितना हाइक करेगा अभी 2026, नए पे कमीशन आउट होने तक, नया पे कमीशन लागू होने तक डीए कितना पहुंच जाएगा हमारा, 66% हो जाएगा। और जब नया पे कमीशन लागू होगा, जब डीए 66% पहुंच जाएगा, तो हमारा बेसिक पे हो जाएगा, बेसिक पे प्लस डीए क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में मर्ज हुआ था। और न्यू पे कमीशन फिर बैठ जाएगा। न्यू पे कमीशन में बेसिक सैलरी प्लस डीए क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और डीए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और फिर हमको सरकार क्या देती है, नया पे इंक्रीमेंट देती है। जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में हमको नया पे इंक्रीमेंट मिला था, तो उसी प्रकार से सरकार हमको क्या देगी, नया पे इंक्रीमेंट देगी। इस प्रकार यहाँ पर जब बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, अब 100% हो जाएगी। जब डीए शून्य हो गया, तो बेसिक सैलरी प्लस मर्ज हो गया, कितना हो गया 100%, और प्लस जो डीए है वो कितना था 66%। इस प्रकार टोटल कितना हो गया 166% हो गया, 166% हो गया। इसको हम परसेंटेज को तोड़ देंगे 166/100, तो इसको कितना आ गया 1.66, क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार संभावित वेतन वृद्धि, हम यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है इंक्रीमेंट की, जो पे इंक्रीमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 15% से 20% तक है। मिनिमम 15% है, और 20% क्या है हमारी मैक्सिमम है पे इंक्रीमेंट की। जो पिछला अगर हम इतिहास को देखें, पे कमीशन को देखें, कितना पे इंक्रीमेंट हमेशा सरकार हमको बढ़ोतरी देती है, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर की, वो घड़ी आ चुकी है। किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन का हमारा निकलेगा, और नई सैलरी हमारी मिनिमम सैलरी निर्धारित होगी, और सभी लोगों की यहाँ पर सैलरी निर्धारित होगी नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि संभावित वेतन वृद्धि पे इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी कितनी है, 15% to 20% है, मिनिमम 50% है, तो मैक्सिमम 20% है। और हम एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हम कोई बहुत सी गाता है नहीं। और आप कैलकुलेट करेंगे 16% इंटू 1.66, 1.66 मैंने क्या लिया, जो आपको पहले बता दिया, जो बेसिक पे प्लस और डी जो होता है मर्ज हो जाता है, उसका कैलकुलेट करके, यानी कि हमने 100 और जो 66% लिया था उसका कैलकुलेट करके 1.66 आया था। और 16% दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है, 15% ने लेके मैंने 16% यहाँ पर ले लिया है। तो 16 इस परसेंटेज को तोड़ेंगे, 16/100 इंटू 1.66 इज इक्वल टू 16 इंटू 1.66/100। आपको एलसीएम आपको पता है, एलसीएम लेके इतना आया 100, और ये मल्टीपल होके इतना आया। और इन सबका हम कैलकुलेशन, इसको और इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो, और बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा 0.2656 आएगा। ये छोटा अंक है तो हम इसको हटा देंगे, तो हम ये दो ही अंक यहाँ पर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम ले लेंगे। और परसेंटेज जिसको पता है, अर्थमेटिक्स जिसने पढ़ रखी है, मैथमेटिक्स जिसको पढ़ रखी है उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर सीख लो। तो इसको हमने हटा दिया, छोटा अंक है, ये बड़ा अंक है, तो हमने बड़ा अंक ले लिया, तो 0.26 हो गया। यहाँ पर हमने यहाँ पर बड़ा नंबर हमने ले लिया। तो अब फिटमेंट फैक्टर की अब गणना होगी दोस्तों। फिटमेंट फैक्टर वो होए, बल्ले बल्ले फिटमेंट फैक्टर आ गया भाई दोस्तों। नई सैलरी तुम्हारी अब कैसी होगी, इसी से होगी।
दोस्तों अब तो मौज ही मौज है, लेकिन महंगाई तो चरम आसमान पर है। 1.66 प्लस 0.26, 0.26 ये वाला 26 और 1.66 कौन सा, जो बेसिक प्लस डीए वो मर्ज होके जो हो गया था 1.66, उसको कैलकुलेट करके जो आया। तो इस प्रकार से हमारा कितना आएगा फिटमेंट फैक्टर, ये कितना हो गया 6 और 6 12 और 6 2 8 और 9 हंसी लग के 9 और पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 1 की जगह 1 आ गया। तो फिटमेंट फैक्टर कितना है एट्थ पे कमीशन में 1.92 फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों ये कुछ नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है, सरकार क्या पता इससे कम ना कर दे कहीं यार, है नहीं है हिसाब किताब। आपने देखा 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो आप समझ सकते हैं, तो है नहीं है। तो न्यू मिनिमम सैलरी, तो न्यू मिनिमम सैलरी कितना होगी, बेसिक सैलरी प्लस फिफ्टन फैक्टर। तो आप जब नई सैलरी क्या बोले, यानी कि बेसिक सैलरी, कौन सी बेसिक सैलरी, 7th पे कमीशन की बेसिक सैलरी। क्योंकि जब हमने पिछला सिखाया था ना आपको, जब 7th पे कमीशन का लिया था तो हमने 6 पे कमीशन का बेसिक की सैलरी, ओल्ड बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर हम 7th पे कमीशन की क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस नया फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के लिए। तो 7th पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी थी, 18,000 थी, 18,000 इंटू 1.92 फिटमेंट फैक्टर, जो नया फिटमेंट फैक्टर, तो मल्टीपल करके कितना आएगा 34,560 रुपीज। इतनी मिनिमम सैलरी होगी दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की इतनी मिनिमम सैलरी होगी। समझ गए दोस्तों, यह आपका 34,560 रुपीज हो गया। इस प्रकार से आपकी तनख्वाह तो जानी है 50,000 से ऊपर। ओए होए 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 होए। तो इस प्रकार 8th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी दोस्तों कितनी होगी, 34,560। अब मैंने लिखा नॉट इंक्लूडिंग डीएडीआर, इंक्लूड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं मिलिट्री पर्सन हूं तो इंक्लूडिंग शॉर्ट फॉर्म में एनसीएल लिखते हैं इसमें आर्मी के अंतर्गत। तो नॉट इंक्लूडिंग डीएडीआर, डीए और डीआर इंक्लूड, डीआर इनकी पेंशन वालों को, पेंशन वालों का भी इसी प्रकार कैलकुलेटर है, फिर कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। तो डीआर जो होगा डीएनएस पेंशन वालों को, डीए होता है कार्यरत कर्मचारियों को, बराबर ही होता है, इक्वल है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस इसमें एक्सेप्ट, इसमें लागू नहीं होगा। एचआरए बढ़ जाएगा तो सिटी वकाइड, ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी, सिटी वाइज अलग अलग, कोई लखनऊ में पोस्टेड है तो ज्यादा, दिल्ली है तो ज्यादा, कोलकाता है तो ज्यादा, जम्मू है तो कम, है नहीं है। तो इस प्रकार से होगा। और जो मिलिट्री वाले हैं जम्मू है तो कम, है नहीं है, तो इस प्रकार से होगा। और जहां पर क्या बोलते हैं 100% क्वार्टर है तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, ये मत सोचना, ठीक है ना। हाउस रेंट वहां पर नहीं मिलता है जहां पर 100% क्वार्टर होता है। तो डीएडीआर एचआरए प्लस आर्मी पर्सन के लिए मिलिट्री सर्विस पे इसमें इंक्लूड नहीं है, मिलिट्री सर्विस पे अलग से मिलेगा तुमको, ठीक है ना। और अदर अलाउंसेस जो भी आपको अलाउंस मिलते हैं, दाढ़ी का, बाल का, पेपर का, ये वो, न्यूज़पेपर, चाय, बिस्किट, वल्ला पल्ला, समोसा, जो भी आपके टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, जब भी अदर अलाउंस होते हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो आपकी तनख्वाह सोच लो कितनी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से आपका क्या होगा, क्या होगा, इस प्रकार से डीए प्लस ये, इस प्रकार से आपकी तनख्वाह कितनी चली जाएगी, 50,000 के ऊपर चली जाएगी। हाँ इतना जरूर है कि यहाँ पर जो आर्मी पर्सन है, मिलिट्री सर्विस पर्सन है, उनको एमएसपी मिलता है तो उनकी सैलरी और भी हाइक चले जाएगी। अगर वो पोस्टेड है, फील्ड एरिया में पोस्टेड है, तो उनको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, या कहीं पर साफा अलाउंस मिलता है, या उनको कहीं पर ग्लेशियर में अगर चले जाते तो और भी ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, तो उनकी सैलरी लाख रुपए से भी ऊपर चले जाएगी 8th पे कमीशन में। लेकिन तो महंगाई है दोस्तों, महंगाई तो इतनी बढ़ी जा रही है। तो उस प्रकार से ये फिटमेंट फैक्टर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इस गणित को समझ चुके होंगे, इस कैलकुलेशन को समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से सभी लोग आपकी सी ग्रुप की, यानी कि क्लास सी, क्लास बी, क्लास 1, ग्रुप ए अधिकारी तक अपनी पे नई सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो पेंशनर हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वो भी अपनी मिनिमम पेंशन को इस प्रकार से 8th पे कमीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी मिनिमम पेंशन किस प्रकार से बनेगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ऐसे ही प्यार बनाते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर, अरे भाई खराब कमेंट ही कर दो, खराब कमेंट कर दो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इंप्रूव करके आपको बताऊंगा। और
हो सके तो अच्छे कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट तो जरूर ही कर देना। हो सकता है कुछ नहीं तो एक थम्स अप ही कर दो, एक हार्ट कर दो, कुछ भी कर दो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सभी को ये गणित समझ में आएगा। आज के लिए मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।